हमने पिछले हफ्ते भी जेमिनी सीएलआई का यूज किया। अगर मैं अभी जेमिनी सीएलआई से कहूँ ना कि लास्ट संडे हमने क्या किया था, जेमिनी सीएलआई का वो चीजें याद नहीं रहेंगी। अब मेरे पास यहाँ पे दो तरीके। एक तरीका जो हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि भाई हम जब भी मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं, gemini.md यानी मार्कडाउन। अब वो किसी तरह की भी बात हो सकती है, चाहे वो पूरी की पूरी मेरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री हो या चाहे वो मेरा एक बेसिक जेमिनी या क्लॉड को मेरी चीजें समझाना हो। भाई मेरे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या फाइल स्ट्रक्चर है, किस प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है, किस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मैं जेमिनी को दो तरीके, या तो मैं मैनुअली रोजाना सुबह उठूं, लैपटॉप खोलूं, जेमिनी की कमांड लिखूं और रोजाना उसको दोबारा रिपीटेटिवली समझाऊं। अब रिपीटेटिव क्यों समझाना है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरा स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मतलब कहीं भी बात याद नहीं रहती। दूसरी चीज, या तो फिर मैं उसको जेमिनी सीएलआई में जो है वो स्टोर करवा, सॉरी gemini.md में स्टोर करवा। और ये gemini.md में कैसे स्टोर कराना है, इसका तरीका भी बहुत आसान है। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं, और ये इस बुक में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, किसी सेक्शन में स्क्रॉल करेंगे, अच्छा वो ब्रॉड में लिखा हुआ है, एडवांस में लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं, आप लोग ढूंढ लीजिएगा या याद रख लीजिएगा जब क्या है। अब gemini.md तो हमने लिख ली, लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो हम कैसे स्टोर करवाएं, कि भाई मेरा एक नेक्स्ट.जेएस का ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट है तो वो क्या करता है, उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और एक बिल्कुल ही दूसरे क्लाइंट का, दूसरी कंपनी का पाइथन फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है तो वो क्या करता है, और एक गवर्नर हाउस का मेरा प्रोजेक्ट है जो हमने असाइनमेंट में आपको दिया तो वो क्या कर रहा है। अब ये हम क्लाउड कोड ही जेमिनी सीएलआई को कैसे समझाएं, या एक बात, या तो आप रोजाना उठे और मैनुअली 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को 3 अलग अलग बातें रोजाना करते हैं, एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा काम उसमें ये हो सकता है कि आप जेमिनी को ही या क्लाउड को कोड को ही बोलें कि मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करो और एक gemini.md जनरेट करके दो जिसमें मेरे प्रोजेक्ट की एंड टू एंड सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिस्ट हुई। तो जेमिनी सीएलआई से ही कहो कि भाई, या क्लाउड कोड से ही कहो कि भाई हमें एक cloud.md या gemini.md की फाइल जनरेट करके दो जिसमें ये सारी बातें लिखी हो कि मेरा एक सर्टेन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। अब आपको ये बात पता है, आपने जेमिनी को कहा कि एक gemini.md जनरेट करके दो जिसमें लिखा हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब एक टेस्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, गौर से सुनिएगा, एक नेक्स्ट.जेएस का ई-कॉमर्स, एक फास्ट एपीआई का पाइथन है, एक गवर्नर हाउस है, एक अलग ही प्रोजेक्ट है, 4 अलग अलग क्लाइंट्स के 4 अलग अलग काम हो रहे हैं। gemini.md में आपको लिखना है। ये gemini.md रूट लेवल पे बनेगी या प्रोजेक्ट लेवल पे? क्यों? मैं तो रोजाना जेमिनी से काम कर रहा हूं, रूट पे बना देता हूं, क्या मसला है? हैंड रेस करिए, गोकुल धाम सोसाइटी हैंड रेस करिए। रूट वाले में किसके? सही है सर, आप बताएं, आराम से बैठ के, बस आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस, सही है, ठीक है। तो अभी जो तो आपने मेरी बात से डिसएग्री किया? नहीं, आपने यही कहा ना कि प्रोजेक्ट लेवल पे बनाओ, तो प्रोजेक्ट लेवल पे मैं क्यों बनाऊं? सही है। और कोई बताएगा पीछे भाई ने हैंड रेस किया था, वो बताए, ओएस भाई आप बताएं। सही है, वेरी नाइस सर, आप जी सही है, बेहतरीन। इस टेबल से कोई बताएगा क्यों प्रोजेक्ट लेवल पे, चाहे गलत बताए, टूटा फूटा बताए। जी भाई आप बताएं। सही है, आप बताएं। प्रोजेक्ट की अलग अलग स्पेसिफिकेशन तो उसके साथ सही है। अब यहाँ से कोई बताएगा? जी आप बताएं।
एग्जैक्टली और कौन बताया उस टेबल पे एसी के पास से गलत बताया, टूटा फूटा बताया, आधी अधूरी डेफिनेशन बताया, कोई आपसे एक्यूरेट चीज नहीं मांग रहा बताया, वरना वहां जो मेरे रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट खड़े मैं उनसे कह दूंगा किसी को भी पॉइंट आउट कर देंगे वो। कोई भी टूटा फूटा बता दे, नो इशू, कोई आपको जज नहीं कर रहा गलत बताने में भी। बोलो भाई बोलो, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। मेरा सवाल ये है कि मैं Gemini.md हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जनरेट करवाना चाहता हूँ, रूट लेवल पे करवाऊँ या प्रोजेक्ट लेवल पे? नहीं वहां से मिलवा। अब तो 4 लोगों ने जवाब भी दे दिया। जब तक नहीं बताएंगे 5 मिनट तक बैठे रहो ऐसे, कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट लेवल पे क्यों? सही है, ठीक है, वेरी नाइस। जी सर आप बताएं। ठीक है, बातें बंद प्लीज। एग्जैक्टली मुझे 8-10 इनपुट मिले सर आपसे, अगला 8-10 इनपुट मिले और बिल्कुल एक्यूरेट मिले कि जेमिनी की जो मैं .md बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, क्योंकि अगर मैंने ये रूट लेवल पे बना दी, अच्छा क्यों प्रोजेक्ट लेवल पे बनाऊंगा? जब इसका एक बैकग्राउंड या डिस्क्लेमर ये है कि जब भी आप जेमिनी की कमांड लिखते हैं ना, अपने टर्मिनल में जाके लिखते हैं जेमिनी या अपने टर्मिनल में जाके लिखते हैं क्लॉड, तो होता क्या है कि आपके कंप्यूटर में, आपकी मशीन में जितनी भी Gemini.md होती है ना, वो सारी की सारी लोड होती है, सारी की सारी जो है वो Gemini पिक करता है, या आपका LLM जो है वो उसको पिक करके अपने पास ले आता है। उसको पता होता है कि मेरे पास इस मशीन में कितनी Gemini.md है। अब आपने अगर प्रोजेक्ट लेवल पे, या जो मैं कह रहा था कि भाई रूट लेवल पे ही कर दो, अगर आपने रूट लेवल पे उसको इनिशियलाइज किया तो वो हर प्रोजेक्ट पे इंपैक्ट करेगा। लेकिन अगर जो बात आप लोगों ने कहा बिल्कुल सही कही कि अगर आपने Gemini.md हर प्रोजेक्ट के लिहाज से अपनी अपनी जनरेट करवाई तो वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंपैक्ट करेगा। वेरी नाइस। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो हम ये बात कर रहे थे कि LLM स्टेटलेस होते हैं, Gemini.md में अगर चाहो तो चीजें रखवा दो, ताकि रोज रोज अलग अलग रोज आके सेम बात हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना करनी पड़े। आप सिर्फ लिखिए Gemini, अपने पर्टिकुलर फोल्डर में जाके सुबह आपने ई-कॉमर्स पे काम किया, शाम को पाइथन पे काम किया, रात को गवर्नर हाउस पे प्रोजेक्ट बनाया। जब भी Gemini की कमांड उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाके लिखी, उसके पास उस प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट पहले से ही होगा। अब ये एज अ डेवलपर, एज अ प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर, आप लोगों के ऊपर है कि आपको Gemini.md में कहां तक, किस हद तक जो है वो चीजें स्टोर करवानी है। क्यों करवानी है? एक सेंटेंस में ये कि भाई जब Gemini.md बनती है, या जब भी आप अपनी बातें कहते हैं Gemini से या किसी भी LLM से, तो आपके टोकन खर्च होते हैं और सबके पास टोकन्स की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो ये एक बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। और यहाँ पे आप देखें किस तरह कौन सी फाइल लोड होती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक, जो है हमारा MCP, मतलब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। यार आप लोगों को इतनी सारी चीजें आती हैं, आंसर बदल प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाते? आप लोगों पे कोई बात इंप्लीमेंट होती है, इतने टैलेंटेड तो काम नहीं करते। चले, MCP सर्वर्स एंड इंटीग्रेशन। जब अभी हम MCP को डिस्कस करेंगे ना, आपको बहुत सी चीजें ऐसी लगेंगी ये तो हमने पढ़ लिया है, इसमें क्या नया है। अब ये इसमें MCP कहां से आ गया जब सेम चीज हमने पहले से पढ़ ली है? अभी देखते हैं। MCP का फुल फॉर्म होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल।
जो आपके एजेंट्स होते हैं या जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेन किए हुए डाटा के ऊपर। उनके पास रियल टाइम या फिर पर्सनलाइज्ड डाटा नहीं होता। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना कि मेरी करंट लोकेशन क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं बताता। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना कि अभी टाइम क्या हो रहा है या अभी डेट क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो नहीं बता पाएगा। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना भाई कि मेरे जीमेल में कौन कौन से पिछले लास्ट 24 घंटों में ईमेल्स आए हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये या तो रियल टाइम डाटा है या फिर मेरा पर्सनलाइज्ड डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने ही डाटा सेट में ट्रेन हुए भी जवाब को दे सकता है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल कब तक ट्रेन होता है? 6-8 महीने पहले। यानी जो आज तक सबने अगर 23 नवंबर है ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी होगा हमारा लेटेस्ट उसकी जो डेट होगी ना, अब वो डाटा पे जो ट्रेन हुआ होगा वो 8-10 महीने पहले की होगी। समझ लिया, वो जनवरी फरवरी तक के डाटा पे ट्रेन होगा। कुछ मॉडल और होंगे जो उससे भी पहले के होंगे। तो ये एक चीज थी एमसीपी को पढ़ने की। एमसीपी जब हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? पर्सनलाइज्ड डाटा और रियल टाइम डाटा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास नहीं होता। इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास आया है एमसीपी सर्वर्स। क्या आया है? एमसीपी सर्वर्स। अभी जो डेफिनेशन मैंने बताई, रियल टाइम डाटा नहीं होता, पर्सनलाइज्ड डाटा नहीं होता, ये सुनी लग रही है। कब सुनी थी? क्वाड्रेंट 3 में। कब? टूल कॉलिंग पढ़ते हो, सही है। अब एमसीपी सर्वर्स जो है ना, आपके फंक्शन कॉलिंग के ही बड़ा भाई है, या समझिए कि वो कजन है जो कनाडा में रहता है, जो ज्यादा काम कर, क्योंकि उसके पास कैनेडियन डॉलर है ना। तो एमसीपी सर्वर कौन है? आपके फंक्शन टूल्स का बड़ा भाई है या वो कजन है जो कनाडा में रहता है। अब ये मैंने क्यों कह दिया? ये क्या काम आसान करेगा आपका? और जब फंक्शन टूल पढ़ लिया तो हम फंक्शन टूल पे ही रहते हैं, एमसीपी को पढ़ने की क्या जरूरत? या जब एमसीपी ही पढ़ना था तो पहले फंक्शन टूल क्यों पढ़ा? अभी ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। एमसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक हो गया जी? ये होता है एमसीपी। अच्छा जी, जो इंट्रोडक्शन आपने अभी सुना, ये इंट्रोडक्शन सेम आप फंक्शन टूल का भी सोच चुके हैं और एमसीपी का भी ये ही इंट्रोडक्शन है कि आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एआई एजेंट्स जो होते हैं वो रियल टाइम डाटा पे ट्रेन नहीं होते या आपके पर्सनलाइज्ड डाटा पे ट्रेन नहीं होते। आपने एक डिप्लॉयमेंट चलाई, आपको AWS पे वो डिप्लॉयमेंट फेल हो गई या वर्सल के ऊपर वो डिप्लॉयमेंट फेल हो गई। अगर आप अपने एजेंट से कहोगे ना कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों फेल हुई, वो कहेगा कौन सी डिप्लॉयमेंट, कैसी डिप्लॉयमेंट, अनटिल एंड अनलेस आप उसको अपने वर्सल का एक्सेस दो। आपने ये बात क्वार्टर 2-3 में भी पढ़ी है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन नहीं होता, तो उसको ट्रेन करवाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट वगैरह देते हैं, फंक्शन टूल करते हैं। उस फंक्शन टूल के अंदर हम क्या करते हैं? स्पेशल चीज एग्जैक्टली क्या करते हैं? हम एपीआई को कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं? एपीआईज को कॉल करते हैं, क्योंकि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपको थर्ड पार्टी डाटा को या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को कॉल करने में हेल्प करता है। सही है? जैसे ये फोन क्या है, मैं जो हूं भाई मैं अपने आप से बात कर सकता हूं, जो नॉलेज मेरे पास है वो काम मैं कर सकता हूं। एक्सटर्नल टूल्स का मतलब इजी,
सीन्स हैं। आपको कोई चीज नहीं आती, आप क्या करते हैं? गूगल करते हैं। क्या करते हैं? गूगल करते हैं। मैं आपसे किसी चीज की स्पेलिंग पूछूं, किसी इंग्लिश के वर्ड का आपसे मीनिंग पूछूं, आपको नहीं पता, आप क्या करेंगे? गूगल करेंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जब आप कोई ऐसी क्वेरी भेजते हैं ना जिसका उसके पास डाटा नहीं होता, जिस डाटा पे वो ट्रेन नहीं होता, तो वो क्या करता है? जैसे आप गूगल करते हैं ना, वो टूल को कॉल करता है। सही है? वो टूल को कॉल करता है। सही है? यानी जो उसके बस में नहीं है ना, उसकी हेल्प वो किससे मांगेगा? टूल कॉल से या किसी दूसरे बंदे से। सही है? जैसे स्कूल में थे आप, किसी दिन पेंसिल बॉक्स ले जाना भूल गए, आपने बोला अपने बराबर वाले से एक पेंसिल को ले लो, तो ये आपने क्या किया? जो चीज आपके बस में नहीं थी, आपने बराबर वाले से वो चीज मांग ली। तो जैसे आप किसी चीज का मतलब जानने के लिए गूगल करते हैं ना, या चैट जीपीटी करते हैं, या किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास अगर कोई ऐसी क्वेरी जाए जिसका आंसर करना उसके डाटा सेट के बस में नहीं है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या करते हैं? टूल को कॉल करते हैं। ये चीज हमने क्वार्टर 3 में भी पेजेंस एसडी के पढ़ते होते हैं। अब टूल को कॉल करते वक्त क्या होता है? एपीआईज लगती है। क्या लगती है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एपीआईज क्या होता है? कभी भी किसी थर्ड पार्टी से बात करनी हो, या बाहर वाले से बात करनी हो, या किसी दूसरी एप्लीकेशन, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करनी हो, तो आप क्या करेंगे? एपीआई को कॉल करेंगे। सही है? एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव से आप एपीआई लिखते हैं। अब यहाँ पे एमसीपी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? यहां तक जो भी अभी मैंने बात की, एमसीपी के इंट्रोडक्शन से लेके एपीआई लिखने तक, फंक्शन टूल और एमसीपी दोनों अभी तक सेम चल रहा है। यानी आपसे कोई भी पूछे ना एमसीपी क्या होता है, आपसे कोई भी पूछे ना फंक्शन टूल क्या होता है, आपने यही सारी बातें बतानी। अब आपसे अगर कोई ऐसी बात करता है ना कि भाई एमसीपी और फंक्शन टूल, तो भाई एक ही चीज है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो एमसीपी या क्यों पढ़ रहे हो फंक्शन टूल? या जब एक चीज पढ़े तो दूसरी को पढ़ने की क्या जरूरत? तो उसका जवाब अब हम डिस्कस करते हैं। ये सवाल आप सबके ज़हन में होगा। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अपनी सलाहियत से बाहर जवाब देने के लिए क्या किया? टूल कॉल किया। जब भी टूल कॉल करना होता है, टूल उसको कौन प्रोवाइड करता है? सोचे 10-15 सेकंड सोचे, टूल कौन प्रोवाइड करता है? एग्जैक्टली, टूल कौन प्रोवाइड करता है? आप लोग या हम सब एज ए डेवलपर अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए क्या करते हैं? टूल्स लिखते हैं। और उन टूल्स में क्या होता है? एपीआई। अगर मैं आप लोगों से कहूं एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा छोटा सा एजेंट बनाए, छोटा सा फ्रेंडली एजेंट बनाना छोटा काम नहीं है, जिसमें वो क्या करे? आपके ईमेल को रीड करे और उस ईमेल का जवाब, या आप लोगों की यहाँ पे अटेंडेंस लगती है, मैं यहाँ पे एक ऐसा एजेंट लगा दूं कि जैसे ही आप लोग एंटर हो, वो आपकी अटेंडेंस उस एक्सेल शीट में डाल दे। सही है? हो सकता है। क्या मैं आपको ऐसे दूं जैसे ई कॉमर्स में होता है ना कि भाई एक कस्टमर ने अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, एक ईमेल आ जाए और एक व्हाट्सएप बिजनेस जो आप लोगों का बना हुआ है उस पर एक मैसेज चला जाए। आप लोगों को एपीआई पता है, तो ये सब भी बताइए होगा कि ये सब चीजें कैसे होंगी। अगर मैं आप लोगों को भी एक टास्क दूं, या इंडिविजुअल डेवलपर को भी एक टास्क दूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एपीआई लिखनी पड़ेगी जीमेल के लिए, एक एपीआई लिखनी पड़ेगी व्हाट्सएप के लिए। क्लियर है सबको? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? है तो पूछें। क्लियर है? यस और नो? सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें जैसे यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे या पेमेंट चेकआउट पे क्लिक करे, तो आपको एक ईमेल आए, और एक ईमेल आए तो जाहिर सी बात है ईमेल तो जीमेल में आता है, तो एक जीमेल की एपीआई लगेगी। अभी आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। सही है? नॉट कि आप बस एक नया कॉन्सेप्ट पढ़े, पिछला कोई टेस्ट नहीं। एक मैं आपसे कहूँ व्हाट्सएप करें, तो उसने क्या किया? व्हाट्सएप की भी एक एपीआई लगाई। आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, सपोज आप सब अमेज़न के मालिक हैं, वहाँ अमेज़न तो मल्टीनेशनल है, वो कनाडा में चलेगा तो कैनेडियन डॉलर्स में चार्ज करेगा।
यूएस में चलेगा तो यूएस डॉलर्स में चार्ज करेगा, पीकेआर में चलेगा तो पीकेआर में, या हम चले यूं इसको छोड़ने कॉम्प्लेक्स में। अमेज़न किस में चार्ज कर रहा है? डॉलर्स में। किस में चार्ज कर रहा है? डॉलर्स में। अगर पाकिस्तान से कोई बाय करे प्रोडक्ट को तो जाहिर सी बात है अगर उसने $5 की चीज खरीदी तो आज डॉलर का रेट अलग है, कल अलग होगा, परसों अलग होगा। ऐसा है, ऐसा नो? तो रोजाना डॉलर्स की अपडेटेड वैल्यू को कौन चेक करेगा? एजेंट करेगा। और किसके थ्रू करेगा? ऑफ कोर्स एपीआई के थ्रू, क्योंकि हम रोजाना तो सुबह कंप्यूटर खोल के मैनुअली चेंज नहीं करेंगे ना, रियल टाइम डाटा के लिए तो एपीआई लगती है। ये चीज हमने क्वार्टर 2-3 में देखी, पुराने कॉन्सेप्ट भी आपके टेस्ट हो रहा है। सही है, पाकिस्तान में डॉलर का रेट अलग है और हर दिन अलग है। इंडिया में डॉलर का रेट अलग है। आप पाकिस्तान से अगर बाय कर रहे हैं, आप इंडिया से भी तो बाय कर सकते हैं, तो इंडियन डॉलर्स के रेट अलग है, कैनेडियन डॉलर्स और यूएसडी का जब आप कन्वर्ट करेंगे वो। अब एज ए डेवलपर आपको यहाँ पे क्या होगा, आप एपीआई तो लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितनी एपीआई हो गई? 3। कितनी? 3। एक व्हाट्सएप की, एक जीमेल की और एक यूएसडी टू पीटीआर या यूएसडी टू जो भी रिस्पेक्टिव रिलेटिव करेंसी है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपका काम बढ़ रहा है, क्योंकि आपका एजेंट तो बाउंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सटर्नल काम करने में वो कर ही नहीं सकता, ना आपकी शीट अपडेट कर सकता है, ना ईमेल कर सकता है, ना उसको आज के डॉलर का रेट बताएगा, तो 3 एपीआई लगे। अब अगर आपको पेमेंट का भी सारा प्रोसेस आपने सपोज और आपका ई कॉमर्स आपने एडवांस किया, एक यूजर आया, आपने उसको चैटबॉट दे दिया, उस चैटबॉट में वो आया, उसने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखा, कलर लिखा, क्वांटिटी लिखी और आखिरी में लिख दिया भाई इसकी पेमेंट भी मेरे कार्ड से कर दो, ये मेरा कार्ड नंबर है। अब ये सारा काम एजेंट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है पेमेंट मेथड के लिए भी एक एजेंट बनाना पड़ेगा। तो पेमेंट मेथड आपको पता है, अगर इंडिया में पेपाल चलता है तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, और पाकिस्तान के लिए अलग पेमेंट मेथड लगेगा। इंडिया यहाँ पे अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगाया या जैस कैश लगाया तो इंडिया में थोड़ी जैस कैश चलेगा। तो ये अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज तो पूरी है कि हाँ हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग एपीआई लग रही है, लेकिन यही सबसे बड़ा एक जो है वो एक मसला अब क्रिएट होता चला गया। सही है, जैसे जैसे आपकी एपीआई बढ़ रही है ना, चाहे वो जीमेल हो, व्हाट्सएप हो, करेंसी हो, पेमेंट हो, अब क्या हो रहा है, अब आप एज ए डेवलपर किस मसले में फंस रहे हैं? एपीआई वाले मसले में। किस मसले में फंस रहे हैं? एपीआई वाले मसले में फंस रहे हैं। और आपने क्वार्टर 2 में ये काम किया है, और जो इंडस्ट्री में और एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें पता है कि भाई जैसे जैसे एपीआई बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो है वो काम और मजीद मुश्किल होता चला जाता है। तो इसी मसले को सॉल्व करने के लिए एमसीपी बनाया गया। सही है, ये जो अभी हमने सारी की सारी डिस्कशन की, इस डिस्कशन में हमें हर चीज क्लियर थी। एजेंट स्टेटलेस होता है, एजेंट एक्सटर्नल काम करने की सलाहियत नहीं रखता, एजेंट को सलाहियत देनी है तो एपीआई लगानी पड़ेगी। आप सबको ये अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जब आप कोडिंग करने बैठेंगे ना, और जैसे जैसे आपकी एपीआई बढ़ेगी, आप लोग एज अ डेवलपर एक मसले में फंसेंगे। और वो मसला क्या है? बढ़ती एपीआई। मसला क्या है? वो बढ़ती एपीआई, जिनको मैन्युअली मैनेज करना एज अ डेवलपर आपके लिए एक मुश्किल होगा, एक मसला होगा। और फिर और इस एक मसले से और क्या आगे 4 मसले निकलेंगे, अभी तो हम वो डिस्कस ही नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट अभी सबका सेम है, एमसीपी का, फंक्शन टूल का। एजेंट सलाहियत नहीं रखता रियल टाइम डाटा की, एजेंट सलाहियत नहीं रखता आपके कोई भी पर्सनल काम की। पर्सनल काम करवाना है तो उसको डाटा टूल प्रोवाइड करो, और टूल कौन प्रोवाइड करता है? एज अ डेवलपर। और एज अ डेवलपर आप लोग टूल के अंदर क्या लिखते हैं? एपीआईज। और मसला क्या है? एक एपीआई है तो ठीक है, 2 भी है तो भी ठीक है, लेकिन बढ़ती एपीआईज जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो अभी बढ़ती एपीआईज, उसके अलग अलग 4 मसले। फिर हो सकता है आपकी जो एप्लीकेशन हो वो मल्टी यूजर हो। मल्टी यूजर तो खैर होगी, उसको ज्यादा से ज्यादा यूजर यूज करें तो उसका मसला।
और भी जब आप एक एप्लीकेशन पे, सिंपल सी एप्लीकेशन पे भी जब काम करते हैं तो ये इशू क्रिएट होता है। तो इन एपीआईज, बढ़ती एपीआईज के मसले को सॉल्व करने के लिए क्या बना है? एमसीपी। आपको कॉन्सेप्ट फंक्शन टूल का एमसीपी का भी पता है, दोनों की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सबका सेम है। जो डिफरेंशिएटर है ना, जो लाइन बनाते हैं एमसीपी और फंक्शन टूल में, वो क्या बनाता है? बढ़ती एपीआईज का मसला। अगर आपसे कोई पूछे ना कि कब मैं फंक्शन टूल यूज करूं या क्यों मैं एमसीपी यूज करूं, या अगर आप मुझसे पूछें कि भाई जब ये पहले पढ़ लिया तो अभी भी कर ले, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि बढ़ती एपीआईज डेवलपर के लिए, मैनेजमेंट पे क्या करती है? मुश्किल करती है। बढ़ती एपीआईज डेवलपर के लिए क्या करती है? मुश्किल करती है। वो मुश्किल क्या क्या हो सकती है? उसकी रेट लिमिटिंग, उसकी लोड बैलेंसिंग, उसकी रीट्राई लॉजिक, उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हर मर्तबा सही से पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो एसिंक्रोनस फंक्शन है तो अवेट लगाने की वजह से क्या मसला तो नहीं आ रहा। आपने पढ़ा है ना, जब भी एपीआई लगता है, सॉरी एपीआई लगती है तो क्या होता है? एक्सटर्नल सर्विस पे कॉल जाती है। एक्सटर्नल सर्विस मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन। जब भी एसिंक्रोनस फंक्शन लगता है, अवेट का कीवर्ड लगता है। अवेट के कीवर्ड के बाद वो जेसन में भी कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो ये सारी चीजें से बचने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एमसीपी का, जिसका मतलब होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसके नाम में ही अगर आप थोड़ा गौर करें ना, तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट है। मॉडल कौन है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मॉडल क्या है यहाँ पे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओपन एआई का, एंट्रोपिक के, क्लॉड का, जेमिनी का, सही है, डीपसीक का। यहाँ पे वो मॉडल मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एपीआई वगैरह। तो अगर आप इस नाम पे ही गौर करें ना, और प्रोटोकॉल, सही है, प्रोटोकॉल का मतलब एक रस्म, तमीज, कस्टम, एक पॉलिसी, सही है, ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का मतलब होता है अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉन्टेक्स्ट दे, सही है, इंफॉर्मेशन देना कि कब कौन सी एपीआई कहां से किस तरह कॉल करनी है। लेकिन सारी चीजें, इंट्रोडक्शन सेम है। जब आप किसी से डिस्कस करेंगे ना, जब थोड़ा आपको टाइम लगेगा आजम करने में कि भाई जब सेम कॉन्सेप्ट है फंक्शन अंडरस्कोर टूल का भी और एमसीपी का भी, तो क्यों, मैंने कहा ना डिस्कस करें, आपका सवाल होना चाहिए क्यों। तो क्यों का ये जवाब है कि बढ़ती एपीआई जो है वो एक मसला क्रिएट करेगा। और वो मसले कौन कौन से हो सकते हैं? वो उसका रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, उसका रिस्पांस, उसके रिक्वेस्ट, एजेंट सही से टूल को कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, सही है, क्योंकि टूल तो हमेशा एजेंट कॉल करता है, हम तो बस उसको बना के भेज देते हैं। एमसीपी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जल्दी से अपने बराबर होने से डिस्कस करें। तीसरा बंदा कौन बैठा हुआ है? तीसरा बंदा कौन बैठा बैठा हुआ है, शायद कुछ नहीं बताएगा।
चलिए, तो ये था आपके एमसीबी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पहले से ही पता था। मसला ये था कि जब आप एक्सटेंसिव एपीआई लिखते हो तो फिर एक ये इशू क्रिएट होने लगता है। और एजेंट से बात करने का एक मसला है कि उनके पास एक तो ये डाटा नहीं होता, और एजेंट से बात करने का अब ये स्टैंडर्ड है। हमने यहाँ क्या देखा, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्या डेफिनेशन देखी, प्रोटोकॉल मतलब स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल देखेंगे। इसमें सारे के सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो एक वेब सर्च का हो, हमारा पास नहीं है ना, हमारे एजेंट के पास ये तरीका नहीं है ना कि वो इंटरनेट से सर्च करके ला सके, तो आप कोई वेब सर्च की एपीआई लगा लें। आपने टेविली का नाम सुना है, या टेविली का नाम सुना होगा, जो इंटरनेट से गूगल से डाटा सर्च करके ला के देते। एक सर्वर एपीआई होता है, एक सर्च एपीआई होता है। ये अलग अलग एपीआई का एक ही काम है कि वो क्या करें, वेब सर्च करके दें। आपको व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप की एपीआई लिखनी पड़ेगी, जीमेल करना है तो जीमेल की एपीआई जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। मैं अगर मेरी डिप्लॉयमेंट कोई फेल होती है वर्सेल या एडब्ल्यूएस एज़्योर के ऊपर, तो वहां के लिए भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। अच्छा, सबसे पहले अब ये देखते हैं हमें इतनी जो हमने डिस्कशन की, ये लिस्ट कहां से मिलेगी। अभी हम कनेक्टिविटी वगैरह सब करना सीखते हैं। मैं यहाँ पे आपको गूगल पे लिखूंगा एमसीबी मार्केट प्लेस, और यहाँ पे मेरे पास दो तीन टूल्स या वेबसाइट इनिशियली आएंगे। एक सबसे पहले mcbmarket.com, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास लिस्ट होगी, मैं स्क्रॉल करूंगा mcbservers.so, और एक गिटहब रिपोजिटरी है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये तीनों लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप कहाँ से अलग अलग एप्लीकेशंस के एमसीबी को उठा सकते हैं। जैसे हमने जब इसको बिल्कुल एपीआई की तरह ट्रीट कर, आपने वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है ना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रखें, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ये अचानक से नया कॉन्सेप्ट आ गया। ये कॉन्सेप्ट सारे आपने पहले पढ़े हुए, सही। इसमें बैकग्राउंड में कैसे रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स जाता है, एचटीटीपी क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें वो ही है। एक बहुत अच्छी चीज है, आपने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हो, सही। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जीमेल की एपीआई लगाएं, आप लिखेंगे gmail.com/google/sheets/raws या /get-sheets। मैं आपसे कहूँ कि जीमेल की एपीआई लगाएं, आप लिखेंगे gmail.com/email/send-email। तो ये एपीआई के यूआरएल्स को आपने लगाना। तो अगर मैं आपसे कहूँ जीमेल की एपीआई लगाओ, व्हाट्सएप की लगाओ, किसी भी मार्केट प्लेस के किसी भी प्लेटफॉर्म की आप अगर एपीआई लगाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डेवलपर प्लेटफॉर्म पे जाके वो एपीआई के यूआरएल्स आपको गेट करने पड़ेंगे, सही है। ये सारा काम हम टेक्निकली करते हैं, सही है। अब इस तरह के कुछ यहाँ पे देखें एमसीबी सर्वर्स अवेलेबल है। मैं यहाँ mcbmarket.com पर, सेम आप mcb.so पे जाएं तो भी आपको मिल जाएंगे इतने सारे, देखें नैनो बनाना, और यहाँ पे और भी वेब सर्च से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे जो है वो वेब सर्च से रिलेटेड हूँ, सर्वर्स पे मैं गया, और यहाँ पे मैंने आपको सर्च ये 1 API फॉर सर्च क्रॉलिंग एंड साइट। ये देखो, आपने Q3 में ये पहला वाला सर्च 1 API, आपने Q3 में एजेंट्स बनाए, एजेंट्स को सर्च करने की तो पावर है ही, अनटिल आप प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे आप सर्च का एमसीबी जो है वो लगा सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे जीमेल सर्च करूँ, यहाँ सर्च पर है वो होम पे आना पड़ेगा, और होम पे आके मैं लिखा जीमेल, सही है। जैसे ही मैंने यहाँ जीमेल लिखा, एंटर किया, तो ये देखिए मेरे पास जीमेल के कुछ सर्वर्स आ गए। A single file MCP server for interacting with Gmail
और ये सारी की सारी चीजें स्लैक, व्हाट्सएप वगैरह सारी की सारी चीजें आपको इन तीनों में से कहीं भी मिल जाएगी, या तो MCP मार्केटप्लेस या mcp.so, और ये एक इनकी रेपोजिटरी भी है MCP वालों की। सही है। यहां से भी आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो ये देखें, ये कुछ MCPs आपके पास यहाँ अवेलेबल है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ तो पूरी लिस्ट बनी हुई है थर्ड पार्टी सर्वर्स में। सही है। तो अभी हमने क्या देखा, MCP का इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह। अब हमने ये भी देखा कि हमारे पास कौन, अभी तो मैंने 3 बताई, हो सकता है आपको अगर यहाँ से नहीं देखना हो, आप क्लाउड से या जेमिनी से खुद कहें कि भाई मुझे इसका एक MCP सर्वर इंटीग्रेट करके दो, ये काम भी हो सकता है। तो जेमिनी CLI हमारे टर्मिनल में हाथों में ही आ गया ना, तो हम यहाँ से भी इनको कह सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना दिमाग हाजिर रखें और काम करने वाले को। सही है। थर्ड पार्टी सर्वर्स, और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ मेरे पास कितनी सारी चीजें। अगर आपको किसी डेटाबेस से अपने कनेक्शन बनाना है, आपके पास पोस्टग्रेस है, उसमें सारी आपकी कंपनी का डाटा स्टोर है। इवन अगर आपको गिटहब का MCP सर्वर चाहिए, कि अगर आप सिर्फ गिटहब का MCP सर्वर इंटीग्रेट करें और जैसे ही उसको इंटीग्रेट करें, कोड कमिट करने की, कोड को पुश करने की, किसी भी रेपो को क्लोन करने की कमांड पावर जो है वो आपके पास आ जाए, तो वो सारे के सारे काम MCP से हो सकते हैं। यहाँ अगर मैं सर्च करूं गिटहब, तो ये रहा नंबर 1 पे मेरे पास, ये यहाँ गिटहब का MCP सर्वर भी मेरे पास है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, रिपोजिटरी मैनेजमेंट, फाइल ऑपरेशंस एंड गिटहब API इंटीग्रेशन। आपको पता है फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं, वही कोड को कमिट करना, पुश करना। रिपोजिटरी मैनेजमेंट, कब उसको प्रोटेक्ट करना है, कब प्राइवेट करना है, क्या कौन सी PR बनानी है, कौन से इशू रेज करना है, कौन सी PR क्लोज करनी है, सारी की सारी पावर आपके पास या गिटहब से आ गई। सेम काम आप API से करते हैं तो आपको ये अलग अलग काम खुद मैनुअली लिखना। सही है। अब यहाँ पे हमने ये चीज को देख लिया। हम कहाँ से शुरू हुए थे, MCP के इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये देखा कि फंक्शन टूल और MCP कितना सिमिलर है, बट एक ऐसी कौन सी चीज है जो इनको डिफरेंशिएट करती है और MCP को ज्यादा पावरफुल बनाती है, वो है बढ़ती APIs, और बढ़ती APIs के जो भी मसले थे वो हमने देखे। तीसरे नंबर पर हमने क्या देखा कि हम कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम MCP सर्वर्स को गेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं सर्वर्स क्यों कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स हम किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट तो सर्वर में ही आती है। सही है। तो हमने ये क्या, इसलिए हम इसको MCP सर्वर्स कह रहे हैं। अगर आप कहीं किसी आर्टिकल में, किसी ट्यूटोरियल में, किसी चैट GPT में अगर इस चीज को देखें तो वो आपको एक अल्फाज देगा MCP सर्वर्स। तो यहाँ पे इसका ये इंट्रोडक्शन था और ये मार्केट प्लेस की सारी। अच्छा, एक और चीज जो शायद आपको लगे, जब आप MCP पढ़ेंगे ना तो MCP इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना अभी हमने देखा। MCP पूरा का पूरा अपने आप में एक साइंस है, फिलोसॉफी। हम उसमें जितना डीप जाए उस MCP में सर्वर भी आते हैं। ये तो आप दूसरे का MCP यूज कर रहे हैं ना, आप जैसे दूसरों की API यूज करते थे, यस और नो, अब आप दूसरे का MCP यूज कर रहे हैं। आपके पास एक फैसिलिटी थी, एक सलाहियत थी, एक पावर थी कि आप अपनी API बना लो, ठीक है नहीं? तो आपके पास यहाँ एक और फैसिलिटी है कि आप अपना खुद का भी MCP सर्वर बना सकते हो। सपोज आपने कोई ऐसी, इस क्लास में किसी ने, सब ई-कॉमर्स में तो सब काम करते हैं, किसी ने कोई ऐसा MCP का पेमेंट मेथड का जो है वो MCP सर्वर बना दिया और गवर्नमेंट हाउस के स्टूडेंट्स को कह दिया कि भाई ये लो, ये यूज कर लो, तो आप अपना MCP सर्वर भी बना सकते हो। और उसमें फिर क्लाइंट भी होगा, उसमें फिर सर्वर भी होगा, उसमें होस्ट भी होगा, उसमें टेम्पलेट्स भी होंगे, प्रॉम्प्ट्स भी होंगे, कनेक्शन भी होगा। जब आप अपना MCP बनाने बैठेंगे वो और एक लंबी बहस है। अभी तो हमने इसको बहुत टॉप लेवल पे एक बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे देखा, सही है। बट आप जब डीप डाउन करेंगे तो ये आपको इन डेप्थ और 1000 चीजें बता देगा, सही है। तो ये चीजें आप लोगों को अपने ध्यान में रखें। ये देखें गूगल ड्राइव, सही है, गूगल मैप्स, पोस्टग्रेस, ये क्या एक डेटाबेस है, और स्लैक, सही है, SQL लाइट ये भी डेटाबेस है, रेडिस एक तरह का डेटाबेस है। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है।
सही है। एक काम करते हैं अभी के लिए 3:19 हो रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम फिग्मा का एमसीबी इंटीग्रेट करना सीखेंगे। 3:19 हो रहे हैं, 3:29 तक जल्दी से। चीजें मिल जाएंगी, मुख्तलिफ एमसीबी सर्वर्स की लिस्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जो है वो चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। हम अभी जो क्लास में देखेंगे वो फिग्मा का एमसीबी सर्वर होगा। अब फिग्मा एक आपने एक ऑटो टूल में देखा कि एक टूल है, या तो आप वहाँ अपना डिजाइन बना लें या फिग्मा का इंटरनेट से कोई टेम्पलेट उठा के अपने पास काम कर लें। फिर वही बात हम यूज करेंगे फिग्मा का मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, सारी बातें मत भी, सारा फोकस स्क्रीन पे। हम फिग्मा के ऊपर जो है वो अपना एक्सटेंसिव अभी काम करेंगे, और अगर ये सेम काम हम एपीआई से करते, एपीआई को आपको पता है, तो हमें फिग्मा का सबसे पहले यूआरएल लगाना पड़ता, फिर उसका रिस्पॉन्स गेट करना पड़ता, फिर उसको जेसन में कन्वर्ट करके अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दोबारा रिटर्न करवाना पड़ता। अभी भी अंडर द हुड एमसीबी, देखिए एपीआई तो क्लाइंट जो है वो स्टैंडर्ड है, सही है। अभी एज अ डेवलपर आपका ये मसला हल हो चुका है, बट अभी बिहाइंड द सीन्स अब आपका ये हेडेक नहीं है एज अ डेवलपर। हाँ, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, बट अब एज अ डेवलपर ये आपका हेडेक जो है वो नहीं है। अब जिन कंपनीज ने इन एमसीबी सर्वर्स को बनाया है उनका ये हेडेक है, उनका तौर तरीका है कि वो किस तरह इन चीजों को मैनेज करें। अगर मैं यहाँ पे अपने जेमिनाई में आऊँ, उसको मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो अभी मेरे जेमिनाई सीएलआई या क्लाउड कोड जब मैं अपने पास इनिशिएट करता हूं ना भाई, तो क्या होता है, मेरे पास चीजें ऑलरेडी आ चुकी होती हैं, सही। मेरे पास ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल, जो बेसिक टूल्स हैं जो जेमिनाई सीएलआई ने प्रोवाइड किया। प्लीज सारी बातें बंद। आई रिपीट, जब आप क्लाउड कोड को यूज करते हो या जेमिनाई सीएलआई को यूज करते हो, तो वो खुद से भी बाय डिफॉल्ट कुछ टूल्स या एमसीबी सर्वर्स हमें प्रोवाइड करता है। टूल्स आपको पता है बिहाइंड द सीन्स ये सब टूल ही है, जो आपने कॉन्सेप्ट मैनुअली Q3 में अपने हाथों से लिखा था ना, या अभी जो हमने इतना स्टडी किया बिहाइंड द सीन्स सारी चीजें वही हो रही है। बट अब क्या है, एज अ डेवलपर आपके लिए सुकून है, सही है। एज अ डेवलपर आपके लिए ये सुकून है कि अब आपको एपीआई एंड पॉइंट्स मैनुअली जो है वो यूज नहीं करने, उनको एसिंक अवेट नहीं लगाना, उनको जेसन रिटर्न करके उस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं करना। वो सारा का सारा काम जो आप पहले मैनुअली करते थे, अब एमसीबी ने वो सारा काम आसान कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना /tools, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट अवेलेबल जेमिनाई सीएलआई टूल्स। जैसे मैंने यहाँ पे टूल्स लिखा, अच्छा ये पहले इनिशियलाइजेशन में फंसा हुआ, अभी फिलहाल जेमिनाई सीएलआई ठीक है, चले ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो हमें बाद में करना है ना, ये अभी इनिशियली हो ही है।
या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास 7 में आता हूँ और यहाँ पे जो डॉट जेमिनी की फाइल है ना, उसको मैं यहाँ से कट करके बैकअप रख देता हूँ। सही है, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे मैंने इसको परमिशन नहीं दे। इसको एक काम करते हैं, इसको अभी डिलीट कर देंगे। सही है, यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, अभी हम सबसे पहले एक फिग्मा का एमसीपी सर्वर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे दोबारा जेमिनी लिखा। सही है, जब मैंने जेमिनी लिखा, ऑफ कोर्स मेरा जेमिनी यहाँ पे उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो चलने लगेगा। जो हमारी रेपोजिटरी है, गिटहब रेपोजिटरी, उसमें हम आएंगे और यहाँ पे क्लास 07, ये देखिए हमारी रेपोजिटरी है ना, संडे आफ्टरनून Q4 क्लास 07 आज हमारी 7th क्लास है। तो यहाँ ऑलरेडी readme.md मैंने एक लगाकर पुश कर दिया है। जैसे मैं इस readme में आऊंगा, यहाँ पे वो सारे स्टेप्स जो हमें फिग्मा एमसीपी कनेक्ट करने के लिए चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रख दिए। सही है, मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग फिग्मा टू जेमिनी CLI स्टूडेंट्स है। यहाँ पे सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें फिग्मा का एमसीपी चाहिए, तो मैंने figma.com लिख दिया। किस तरह लॉगिन होगा, किस तरह एक पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिए, किस तरह उसको कॉपी करके अपने पास सेव करेंगे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई। तो मैं आता हूँ यहाँ पे figma.com के ऊपर। ठीक है, मैं figma.com के ऊपर आया और यहाँ पे सबसे पहला काम, एक और चीज के मैं आप लोगों को वो 2 टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोगों को काम करना है। सही है, वो Q2 के आपके टेम्पलेट्स होंगे, बट मैं उसको एक्सप्लिसिटली रेपोजिटरी में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके पास कोई इश्यू ना आए, उसको मिलना नहीं मिलना। सही है, आपका पर्सनल एक्सेस टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो मेरा नाम लिखा है ना, यहाँ आपका अकाउंट होगा तो आपका नाम होगा, यहाँ आपने अपने नाम पे आना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सारी चीजें इस .readme के अंदर मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि किस तरह अकाउंट, क्लिक ऑन सेटिंग्स, ठीक है, या क्लिक ऑन योर प्रोफाइल, क्लिक ऑन सेटिंग्स, क्लिक ऑन अकाउंट टैब, स्क्रॉल डाउन, क्रिएट गेट पर्सनल एक्सेस टोकन, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैं सिक्योरिटी में आऊंगा और सिक्योरिटी में आके मैं यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे ये ऑप्शन पर्सनल एक्सेस टोकन, क्या ऑप्शन है मेरे पास? पर्सनल एक्सेस टोकन। मैं यहाँ ऑलरेडी 2 या 1 जनरेट कर चुका हूँ, तो मेरे पास ये एक लिस्ट आ रही है। आप लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहे होंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया गेट न्यू एक्सेस टोकन पे, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना टोकन का नाम देना है। मैंने अपने टोकन का नाम कुछ भी रख लिया, फॉर एग्जांपल फिग्मा विद जेमिनी CLI। इसकी एक्सपायरेशन बता देनी है आपने कितने दिन में होना है, 90 डेज में, 3 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में। अभी के लिए मैं इसको 1 मीटिंग में रखता हूँ। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं करना। आप लोगों को जैसे पहले आप लोगों ने कभी गूगल AI स्टूडियो से API की भी एक्सट्रैक्ट की है ना, पर्सनल एक्सेस टोकन भी API की ही तरह ही होता है, बस उसका एक नाम चेंज है। तो यहाँ पे आपने नाम रख दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वरना इसके अलावा यहाँ पे आपको फिग्मा का एक्सेस नहीं मिलेगा। सारी बातें बस सारों को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आपके ये स्कोप्स का सेक्शन। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है? स्कोप्स का। अब जब आप यहाँ पे अपना टोकन जनरेट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे एक स्कोप का ऑप्शन होगा और उस स्कोप के ऑप्शन में आपके पास अलग अलग चेक बॉक्स होंगे। ठीक है,
ये क्या करेंगे, ये परमिशन देते हैं आपको या एज अ यूजर जो भी जिसके पास भी ये की है उसको परमिशन अलॉट होती है कि भाई आप फिग्मा के साथ अपने जेमिनी CLI फिर क्लाउड कोड के थ्रू क्या क्या काम को कर सकते हो। ठीक है, आई रिपीट, ये स्कोप का मतलब क्या होता है, आपने एप्लीकेशन को यूज करने की सलाहियत या ऑथराइजेशन। आपने यहाँ पे फॉर द सेफर साइड सारे बॉक्सेस को टिक कर देना, क्योंकि आप तो अपने फिग्मा के एडमिन है ना, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 10 तकरीबन चेक बॉक्सेस होंगे, जिसमें से करंट यूजर नेम, फिर थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया तो फाइल्स में फाइल कमेंट्स, इसको भी चेक किया, फाइल कमेंट्स राइट, इसकी नीड नहीं है लेकिन सेवर साइड के लिए हम सबको कर देते हैं। मेन जो है डिजाइन सिस्टम्स है, यहाँ पे भी मैंने हर चीज को चेक मार्क कर दी, मैनुअली काम करना पड़ेगा। डेवलपमेंट, ये मेन चीज है जो हमारे फिग्मा का कोड, हमारे फिग्मा डिजाइन का कोड हमारे एप्लीकेशन में लिखेगा, वो ये सेक्शन, वो ये सारे चेक बॉक्स है डेवलपमेंट वाले। सही है ये। तो आपने क्या करना है, जब आपने क्लिक किया ना सिक्योरिटी पे, सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक किया, फिर वहां पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया, फिर सिक्योरिटी पे है, वहां पे एक बटन है जनरेट एक्सेस टोकन। ये सारी बात उस रीडमी में लिखी हुई है, बस ठीक है। और नाम आपने यहाँ पे लिख दिया, नाम के बाद एक्सपायरेशन का टाइम लगा देना। अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग 30 डेज 90 डेज जो भी रखना अपनी मर्जी से रखना। और यहाँ पे मेन चीज स्कोप सबसे ज्यादा मेन चीज है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं लगाई ना तो फिर आप लोगों को लगेगा जेमिनी CLI चल गया वो, लेकिन आपने जो है वो परमिशन सही से नहीं। तो फॉर द सेवर साइड अभी हर चीज यहाँ पे चेक कर लेना, क्योंकि अभी ये तो आपके पास ही रहना। यहाँ पे ये हुआ खत्म, मैंने सारे चेक बॉक्सेस चेक कर लिए, कुछ भी बाकी नहीं है। मेरे पास वहाँ कॉर्नर पे जनरेट टोकन का एक बटन आ रहा है, वहाँ बॉटम राइट पे, आप लोगों को मुश्किल से दिख रहा होगा। इस जनरेट टोकन पे आपने क्लिक किया, और जैसे ही जनरेट टोकन पे आपने क्लिक किया, आपके पास ये पर्सनल एक्सेस टोकन आ गया। मेक श्योर आप फौरन से इस टोकन को कॉपी कर लें, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ भी है, दिस इज योर ओनली वन चांस टू डू सो, कॉपी दिस टोकन, दिस इज ओनली वन चांस टू डू सो। क्योंकि एक बार अगर आपने इसको क्लोज कर दिया ना, फिर ये दोबारा आपको विजिबल नहीं होगा, नया जनरेट करना पड़ेगा। तो उसको फौरन से कॉपी करें, और कॉपी करके कहीं भी सेफ और साइड पे रख दें। मैं इसको अभी यहीं पे रख देता हूँ, सही, मैंने यहीं पे रख दिया। अभी इसको कहाँ कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं। तो एक मेन इंपॉर्टेंट काम तो हमारा यहाँ पे हो गया, सही है, सबको क्लियर है, यस और नो। यहाँ पे अभी एक सिंपल सा काम किया, फिग्मा में गए, सेटिंग्स में गए, जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक किया, और सारे बॉक्स को चेक करके टोकन उठा लिया। टोकन क्या मतलब, वही API की जो आपने जेमिनी के टाइम पे, एजेंट्स SDK के टाइम पे जेमिनी की होती है। कोई उसको एक्सेस टोकन कहता है, कोई उसको API की कहता है, कोई उसको सीक्रेट की कहता है, डेटाबेस की ज़बान में उसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। मकसद सबका एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको उठा लिया, फिग्मा पे आ गए ना। अब आगे दोबारा उस रीडिंग के अंदर क्लिक न्यू टोकन जनरेट, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। अब फिग्मा का MCP सर्वर, ये सारी चीजें उस सर जैन की किताब में, बुक में भी लिखी हुई है। अब ये फिग्मा का है, तो मैंने लिखा जेमिनी MCP ऐड ट्रांसपोर्ट HTTP फिग्मा ऑथराइजेशन वगैरह वगैरह। इस कमांड को यहाँ पे मैं आता हूँ और जल्दी से कॉपी करता हूँ, और इसको भी हम 2 मिनट में समझ लेते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अब कौन है, मैनेजर है ना, तो मैनेजर को पता होना चाहिए क्या काम हो रहा है, ठीक है। जेमिनी MCP ऐड, ये पूरी की पूरी एक कमांड है जो आपको फिग्मा का MCP सर्वर कनेक्ट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। जेमिनी क्या है, आप जेमिनी पे काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, जेमिनी पे काम कर रहे हो ना, तो लिख दिया जेमिनी, ठीक है। जेमिनी MCP ऐड, आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को ऐड करना है, सही है। अगर आपको कभी रिमूव करना होगा तो आप लिखेंगे जेमिनी MCP रिमूव और उस MCP सर्वर का नाम, आपने लिखा जेमिनी MCP ऐड नंबर है। फिर आपने एक फ्लैग लगाया, ये पूरी एक ही कमांड है, मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। डैश डैश ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट क्या है, HTTP है। ये वेब से कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्ड है। क्या है, वेब से कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा ना, https://www.abcd.com। तो ये जो HTTP
एमसीपी होता है ना, ये होता है आपके कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल, जिससे आप बताते हैं कि भाई मुझे एचटीटीपी के जरिए सही है आपको कम्युनिकेट। और भी प्रोटोकॉल होते हैं एमसीपी में, सर्वर सेंटीमेंट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कि जब आप और एमसीपी को कभी किसी जमाने में पढ़ेंगे तो काम आएगा। अभी के लिए हमारा एचटीटीपी क्या है, सॉरी हमारा ट्रांसपोर्ट क्या है, एचटीटीपी। यहां पे अब क्या है, फिग्मा। क्या काम है यहाँ पे, फिग्मा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिग्मा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिग्मा को। तो अभी तक यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी। हम जेमिनी को यूज करके एमसीपी को ऐड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हमारा एचटीटीपी है, और हम किस एमसीपी को ऐड कर रहे हैं, फिग्मा को। कमांड पता होनी चाहिए क्या करनी है, वरना तो लाइफ टाइम इसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे आप लोग। और यहां पे ये क्या आया, https mcp.figma.com/mcp, ये URL है। ये क्या है, URL देखने से ही पता चल रहा है https इसमें। अब ये http ये URL क्यों है, ऑफ कोर्स किसी भी सर्वर में कम्युनिकेट करना होता है तो क्या किस चीज की नीड होती है, URL की। जैसे अगर मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो किस चीज की नीड होगी, आपसे कम्युनिकेट करना है तो आपके फोन नंबर की, फोन नंबर की होगी ना भाई। तो जैसे मुझे और आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है ना, तो फोन नंबर होता है। इसी तरह जब एपीआई को कॉल करनी होती है ना, तो यूआरएल होता है। अगर आपके पास मेरा फोन नंबर नहीं है, मेरे पास आपका नहीं, तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी सर्वर पे रिक्वेस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, यूआरएल और इसका यूआरएल। सही है, आप इसको ले जाके पेस्ट भी कर दो ना, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, फिर इसमें जेसन आरपीसी का कॉन्सेप्ट है, मेथड है, वो अभी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड आप पोस्टमैन से भी हिट करो, सॉरी एड्रेस बार सेट करो तो हिट में तो गेट मेथड हो जाता है। और फिर यहाँ डैश डैश हेडर, डैश डैश हेडर क्या होता है, किसी को पता है? एग्जैक्टली क्या कहा आपने, एग्जैक्टली हेडर जो हमारा यूज होता है ना, किसमें होता है, पोस्ट मेथड में यूज होता है। आपने क्वार्टर 2 में अगर पोस्ट मेथड लिखा हो तो आपने लिखा होगा ना कि अवेट फेच कॉमा एक ऑब्जेक्ट खोला था, और उस ऑब्जेक्ट में आपने लिखा था कॉन्ट्रैक्ट टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन जेसन, और नीचे लिखा था हेडर कॉलन बेरर टोकन। अगर किसी ने एपीएस में काम किया उसको पता होगा। खैर, इसको सिर्फ कॉपी करना है आपने। इस हेडर का मतलब ये है आसान लफ्जों में कि मैं आपको कैसे पहचानूंगा, आपके चेहरे से। सही है, अगर आपके पास आपका सर ही नहीं है, आप ऐसे ही चल के आ रहे हैं, तो मैं आपको पहचान ही नहीं सकता। तो समझ लीजिए कि जब ये रिक्वेस्ट आती है ना, तो ये अपने फेस से पहचानी जाती है। हेडर का मतलब सर है ना, तो ये अपने कैसे चेहरे से, सर से पहचानी जाए। और वो सर क्या होगा, फिर आपका ऑथराइजेशन बैरेट होगा। अब इस कमांड को मैं करता हूँ कॉपी। इस कमांड को ब्रेक करके भी मैंने उस मार्कडाउन फाइल में लिख दिया। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रही वो कमांड, और यहाँ पे आपको ब्रेक का मसला मिल जाएगा, नीचे के मिल जाएगा। आपने इसको कॉपी किया, अपने जेमिनी में लाके इसको क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अब एक जरूरी चीज, टोकन लिखना होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पूरी कमांड को ऐसे के ऐसे रहने देना है, इसमें जरा भी छेड़खानी नहीं करनी। आपने क्या करना है, ये जो ऑथराइजेशन वाला पार्ट है ना, ये कमांड क्या करेंगे, हमारे एमसीपी सर्वर, फिग्मा के एमसीपी सर्वर को जेमिनी सीएलआई से कनेक्ट कर देंगे। इसमें जो ये फिग्मा वाला पार्ट है ना, ये फिग्मा के लिए है, और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे जेमिनी सीएलआई के लिए है। ये जेमिनी सीएलआई के लिए है, ये फिग्मा के लिए। इस कमांड को 2 हिस्सों में आप तोड़, पूरी की पूरी कमांड ऐसे रहेगी यहां तक, ऑथराइजेशन बैरर। और ये बैरर जहन में रखना, इसको मत मिटा देना, वरना नहीं चलेगा, कनेक्शन नहीं बनेगा। सही है, जेमिनी से लेके बैरर तक आपकी कमांड जो है वो यहाँ पे सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। योर टोकन हियर, अभी जो हमने वहां से पर्सनल एक्सेस टोकन कॉपी किया ना, वहां से जो जनरेट किया, इसको यहां से कॉपी करें, और योर टोकन हियर इसकी जगह इसको पेस्ट कर दें। ये आपकी कमांड एंड में बनेगी, जो आप जेमिनी सीएलआई को प्रोवाइड करेंगे। जेमिनी एमसीपी हेड, ट्रांसपोर्ट एचटीटीपी फिग्मा, यूआरएल हेडर और इस टोकन के साथ, ठीक है।
अब आपका फिग्मा आपके जेमिनी CLI को इस टोकन से पैसा मिलेगा। अब जाहिर सी बात है सबके टोकन यूनिक होते हैं तो आपके पास अलग होगा। स्टार्ट इसी से होगा फिग्मा D___ बट आगे जो है वो चेंज हो जाएगी चीजें। सही है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इस कमांड को कॉपी करूंगा डबल कोटेशंस के साथ, आखिरी में लगे हुए ना इसको छोड़ भी देना। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको रिमूव किया और यहाँ पे ले जाके मैंने इसको पेस्ट किया, कर दिया एंटर। तब तक अभी जब तक कनेक्ट हो रहा है तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं। डबल कोटेशन आ जाएंगे। अब मैंने इसको पेस्ट किया, मेरी कमांड में मसला था। एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज यहाँ पे जो हमने मिस कर दी, हम इसको पेरेंट में रूट डायरेक्टरी में कॉल करके देखते हैं। हालांकि इसको हो जाना चाहिए था यहाँ पे, मैंने कल इस पे काम किया सर हो गई बट अभी क्यों ना करेगा तो आई डोंट नो। आपका हाँ जेमिनी बना के दिया सेटिंग। मैं अपने जेमिनी को क्या करता हूँ, क्या करता हूँ जो मेरा सी में यूजर्स है वहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सी यूजर्स .gemini करके एक फोल्डर है यहाँ पे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने CMD लिखा सही और यहाँ जेमिनी को इनिशियलाइज किया। देखते हैं, बहुत अजीब बात है कि इसने अभी जो है वो वहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, वरना जितने भी अभी 2-4 MCP सर्वर मैंने कनेक्ट किए ऐसे ही किए। नहीं टर्मिनल में नहीं, यहीं से कर रहा था मैं, मे भी यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा हो। चलिए इसको यहाँ से करते हैं, जेमिनी MCP add transport HTTP फिग्मा HTTPS। इसको अलाउ नहीं किया हो, जेमिनी खुला हुआ है आपने? अलाउ नहीं, वो बाद में अलाउ मांगता है। जेमिनी खुला हुआ है। HTTP फिग्मा HTTPS MCP यूजर एडमिन ही है, figma.com/mcp --header। ऑथराइजेशन आपने जिमना नहीं खोला, डायरेक्ट खोला है। आपने टर्मिनल पे ही कर दिया। टर्मिनल के बाद में अपने यहाँ अब पे जिमना ओपन करें, टोकन पेस्ट जिमना है ना करना आपके पास, टोकन कौन सा हाँ है जो मैंने अभी इधर से ही कर देना कमांड से। पावर चैन में कर लेना। ठीक है, एक बार बुक से भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको नहीं होगा। जेमिनी के बगैर भी तो जेमिनी फोल्डर खुद ही बना के दे दिया। निष्कात हो जाए इसमें MCP सर्वर पे। ये खोल के दे दी इसके अंदर। SS मांग रहा खोल के है। डायरेक्ट। हाँ ये SS मांग रहा है। वो भी सक्सेसफुल। तो देखिए यहाँ भी यही कमांड है, ये कमांड मैंने यहीं से ली है, देन क्यों ये मसला है। अब ये इशू कर रहा है, डोंट नो उसका वर्जन अपडेट हो गया। अब एक काम हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे कि सेम कमांड को ना अपने टर्मिनल में लिखना पड़ेगा। हाँ टर्मिनल रो है। Then just go enter in the home directory। एरर कैसे आ गया, कुछ स्टेप को मैंने किया नहीं।
क्या करें? आईफोन स्कोप यूजर आपने ट्रांसपोर्ट से पहले ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा? हाँ ये रहा स्कोप और यूजर जो आया था ऐड के बाद ऐड करें। एमसीबी ट्रांसपोर्ट ना ये रहा इससे पहले सर आईफोन स्कोप यूजर ऐड करें। आईफोन स्कोप ये तो मैंने कभी नहीं किया पहले। ये क्यों आ रहा है? माय सर्वर कमांड ये देखिए यहाँ पे सेम यही कमांड है बट ये क्यों इशू क्रिएट कर रही है? आपको जिसको आपके से लगा इशू आ रहा है वो यहाँ आके उसको ठीक कर सकता है क्योंकि बिल्कुल अच्छी बात है कि क्लास में हमारे पास तो है। चले अभी इसने ये देखे अजीब सी बात है, इसने फर्स्ट टाइम इशू क्रिएट किया बट अब ये कनेक्ट हो गया। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहे हैं कि मैं जो है वो कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने कहा यस अलाउ वंस। मैंने इसको अलाउ वंस किया, देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। स्टेप तो यही है, वेरीफाइड है, मैंने काम भी किया हुआ है इस पे काफी, बट बहुत ही अजीब सी बात है कि अब ये मसला कर रहा है। ये देखें अच्छा जी ठीक है। एमसीपी सर्वर फिग्मा एडेड टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। स्क्रीन पे देखें इशू जो है वो सॉल्व हो गया। एक पहली बार कमांड लिखी वो नहीं चला, दूसरी बार सेम कमांड लिखी। आई थिंक जेमिनी ने पीछे यही सोचा होगा कि अब यूजर मुझे फोर्स कर रहा है, तरीका भी यही है तो मुझे इस काम को कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये काम जो है वो हो गया। आई हैव एक्जीक्यूटेड द कमांड एंड एडेड फिग्मा एमसीपी सर्वर। द आउटपुट इंडिकेट्स दैट द सर्वर फिग्मा हैज बीन एडेड टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अच्छा ये कहाँ होगा? अब अगर मैं आप लोगों को शोकेस करूं कि ये काम कहाँ हुआ है, तो अगर आप अपने अभी जो हमने रूट लेवल पे टर्मिनल खोला होगा या आप लोग अगर गौर से यहाँ पे देखें ना तो यहाँ क्या लिखा है डॉट जेमिनी। क्या लिखा है? डॉट जेमिनी, यानी ये रूट लेवल पे जेमिनी CLI चल रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं पे एक टर्मिनल और ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ cd डॉट जेमिनी CLS। यहाँ पे VS कोड ओपन करके आपको एक चीज दिखाऊं। ठीक है, ये मेरा VS कोड जो है यहाँ पे ओपन हो गया। ये वही फाइल डायरेक्टरी फाइल स्ट्रक्चर है जो मेरा डॉट जेमिनी के फाइल एक्सप्लोरर में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोला अपना और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आया सेटिंग्स डॉट जेसन में। कहाँ पे आया? सेटिंग्स डॉट जेसन में। तो यहाँ सेटिंग्स डॉट जेसन में अभी भी इसने इस चीज को नहीं किया, ऐसा तो नहीं इसने कहीं और बना दिया। डॉट जेमिनी करना, ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया डॉट ये देखिए यहाँ पे मेरे पास डॉट जेमिनी का एक फोल्डर था, इसके अंदर इसने क्या किया यहाँ पे मेरा फिग्मा का एमसीबी सर्वर को इनिशियलाइज कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये सारी वही चीजें हैं जो अभी हमने कमांड के थ्रू लिखी थी, चाहे वो एमसीबी सर्वर हो, चाहे वो फिग्मा का हमने नाम दिया हो, चाहे वो हमने HTTP URL दिया हो, चाहे वो हमने हेडर्स में अपना ऑथराइजेशन टोकन पास किया। तो यहाँ पे मेरी फिग्मा की कनेक्टिविटी जो है वो हो गई। अब क्योंकि बीच में थोड़ा एरर आ रहे थे तो जल्दी से एक रिकैप छोटा सा कर लेते। हम फिग्मा का एमसीबी कैसे कनेक्ट करेंगे? कौन सी कमांड से? ये कमांड बिल्कुल सही है, जेमिनी ने थोड़ा मिसबिहेव किया तो ये प्लेटफॉर्म का इशू है, हमारा कोई इशू नहीं है, ना ही एमसीबी है। हम जेमिनी का एमसीबी किस कमांड से इनिशियलाइज करेंगे? ये जो कमांड लिखी है उससे, जेमिनी एमसीबी ऐड डैश डैश ट्रांसपोर्ट और आगे ये पूरा URL, ये पूरा का पूरा URL एज इट इज सेम रहेगा। इसमें जो सिर्फ एक चीज होगी, यहाँ पे जो योर टोकन हियर है ना, इसको आप रिमूव करोगे और रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना वो वाला टोकन लिखोगे जो आपने फिग्मा के प्लेटफॉर्म से जनरेट किया। लेवल पे करना पड़ेगा। ज़हन में इस एरर को रिमूव मत कीजिए, ये ध्यान में हो जाता है ना कभी कभी।
ये बैनर यहाँ पे अपनी जगह ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये भी उसका पार्ट है। बस ये योर टोकन हेयर को आप रिमूव करोगे और अपनी एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग टोकन हेयर एक प्रोजेक्ट यूज करना ये सेम काम मैंने रूट डायरेक्टरी में किया, बट ये आप अगर किसी एक सर्टेन पर्टिकुलर सर्विस की वो आ जाएगा फोल्डर में करना चाहो, प्रोजेक्ट में करना चाहो, ये वहां भी हो जाएगा। बट अभी इसने मिसबिहेव किया क्लास लेवल पे, हमें बस देखना होता है कि भाई किस तरह चीजें चले, तो हमने वहां पे कर लिया। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल भी दे दिए कि भाई देखो योर टोकन हेयर की जगह अपना टोकन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज हो गई। अब वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, जेमिनी एमसीपी लिस्ट की एक कमांड चलाऊंगा। क्या करूंगा, जेमिनी एमसीपी लिस्ट की जो है वो मैं एक कमांड लिखूंगा। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने जेमिनी के जो सर्वर है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। तो मैंने इसको किल किया, इसको मैंने क्लीन किया, दोबारा जेमिनी लिखा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है पीछे इनिशियलाइजिंग, सही, यानी वो मेरे एमसीपी सर्वर्स को क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। कमांड उसने चलाई, जैसे ही इसने इनिशियलाइज किया वो खुद ब खुद, मैंने नहीं किया, ये इसने एक ब्राउज़र में खुद ब खुद एक विंडो ओपन कर दी, सही है। और इस विंडो में ये क्या कह रहा है कि भाई परमिशन दो, यानी अभी आपके डबल परमिशन मांग रहा है ह्यूमन इन द लूप, आपकी वेरिफिकेशन मांग रहा है कि भाई जेमिनी का सॉरी फिग्मा का एमसीपी चाहिए कि नहीं। ये देख लें, यहाँ ये पढ़ लें, ये क्या लिखा है यहाँ पे, जेमिनी CLI MCP client would like to access your account and be able to connect to Figma remote server। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया, हम Figma के प्लेटफॉर्म पे गए, की जनरेट की, की जनरेट करने के बाद जेमिनी MCP add dash ट्रांसपोर्ट वाली कमांड को हमने अपने जेमिनी CLI में कॉपी किया। ठीक है, जैसे ही हमने कॉपी किया, हमने जो एक्सेस टोकन वहां से जनरेट किया था उसको हमने यहाँ पे अपनी कमांड में लाके क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है, जेमिनी को रीस्टार्ट करना। क्या काम करना है, जेमिनी को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करेंगे आप, जैसे ही एक इनिशियलाइजेशन का एक मैसेज आएगा और फौरन से वो क्या करेगा, आपके पास जेमिनी CLI की विंडो खुद ही आपके ब्राउजर में खोल देगा। या तो दो चांसेस है, या तो हो सकते हैं ये रीस्टार्ट करने के बाद आपसे कहे, या हो सकता है जैसे ही आप वो कमांड लिखे ना जेमिनी MCP एंटर करें, वो उसी वक्त वो विंडो भी शायद वो ओपन कर सकता है। तो दोनों चांसेस यहाँ आपके पास हैं, दोनों काम हो सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ क्या करूंगा, एग्री एंड अलाउ एक्सेस मैंने किया। यहाँ पे मेरे पास क्या मैसेज आया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यू कैन क्लोज दिस विंडो एंड रिटर्न टू जेमिनी CLI। जैसे मैं अपने जेमिनी CLI पे आया, मैंने लिखा, एक कमांड होती है हमारे पास /MCP लिस्ट की, जो कि हमें बताता है कि कौन कौन से MCP सर्वर्स हमारे पास हमारे लिए अवेलेबल है। मैंने लिखा MCP लिस्ट, तो यहाँ देखिए मेरे पास ये मैसेज आया। क्या मैसेज आया मेरे पास, फिग्मा रेडी, 8 टूल्स 1 प्रॉम्प्ट। 1 प्रॉम्प्ट क्या है अभी मसला नहीं, ये 8 टूल्स देखें, क्रिएट डिजाइन सिस्टम, क्रिएट कोड करें। ये वो टूल्स हैं जो अगर आप API लगा के लिखते हैं ना, तो आपको सबके एंड पॉइंट, कितने एंड पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 1 प्रॉम्प्ट्स हियर, सही, 8-9 एंड पॉइंट्स हैं। आप सबको API आती है, आप सबको सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना आती है, और आप सब मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि अगर आप लोगों को ये काम यहाँ पे खुद करना पड़ता APIs लगा के, तो आपके 9 एसिंक्रोनस फंक्शन बनते, फिर 9 दफा अलग अलग URL एंडपॉइंट्स के साथ काम करना पड़ता। क्रिएट डिजाइन सिस्टम अलग एक फंक्शन में, गेट कोड कनेक्ट ML अलग फंक्शन, फिर 9 दफा JSON रिटर्न करवानी पड़ती, 9 दफा अवेट लगाना पड़ता, फिर जहां जहां यूज करना उस फंक्शन को बार बार 9 दफा या मे बी 100 दफा आपको उसको कॉल करना पड़ता।
तो ये सारी चीजें आपकी अब इस तरह खुद ब खुद, जो मैंने शुरू में कहा था कि एमसीपी क्या करता है, आपके बढ़ते एंड पॉइंट के मसले को खत्म करता है। अगर ये काम आप खुद से करने बैठे तो आपको तकरीबन 10 दिन लगेंगे, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के एरर आएगा नहीं आएगा फला फला। फिर उसमें कैसे आप मैनेज करेंगे, एजेंट को प्रोवाइड करेंगे, ये सारा काम बिहाइंड द सीन्स अब फिग्मा का एमसीपी खुद कर रहा है। एज अ डेवलपर आपको ये चीज करने की नीड अब नहीं है, काम बिहाइंड द सीन्स वही हो रहा है। एज अ डेवलपर आपको कहां सुकून, आपके लिए कहां आसानी हो रही है, मैन्युअली आपको नहीं करना पड़ रहा। आप जो काम मैन्युअली 20 दिन लगा के 15 दिन लगा के करते ना, वो सिंपल एक सारा काम अब इस कमांड से हो गया। जो काम आप 20 दिन लगाते और जो काम आप इस कमांड से कर सकते हो, जमीन आसमान का डिफरेंस हो। ठीक है, और फिर आप पाइथन यूज करते हो तो रिक्वेस्ट का मॉड्यूल भी जो है वो आपको इंस्टॉल करना है। तो ये सारी चीजें एमसीपी इस तरह से सॉल्व करता है। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करेंगे अभी मैंने क्या क्या किया। का मतलब अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग उसका फिर जो है वो हर चीज आपको हैंडल करना पड़ता है, रिक्वेस्ट। और जाहिर सी बात है हर एंड पॉइंट है, हर एंड पॉइंट के अपने पैरामीटर्स होंगे, आपको वो पैरामीटर सही से पास हो रहे नहीं हो रहे, ये सारी की सारी चीजें जब आप एक फंक्शन बनाते हो तो आर्गुमेंट्स में प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये आपने यहाँ पे ये चीज देख ली। ठीक है, अब एक जरूरी चीज, एमसीपी सर्वर हमारा कनेक्ट हो गया और आपका हर एमसीपी सर्वर, चाहे वो अभी फिग्मा का हो, वो गिटहब का हो, वो गूगल ड्राइव का हो, या जो भी अभी मैंने आर्काइव वाली लिस्ट बताई थी ना, जितने भी वहां एमसीपी सर्वर्स हैं वो आपके इसी तरह कनेक्ट होंगे। आपके सेटिंग्स डॉट जेसन में आप इस चीज को देखना है, एमसीपी सर्वर्स, फिग्मा, एचटीटीपी यूआरएल हेडर्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप या तो कमांड्स के थ्रू काम करें, सही है, अच्छा कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में एआई को यूज करके। ये जो कमांड यहाँ पे फिग्मा के लिए है ना, ठीक है, एक तो मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर दिया, चलो सही है। ये मत गौर से सुनिएगा, ये चीज मिस मत करना। क्या होता है, हर प्लेटफॉर्म के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज फॉलो करने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है हमने यहाँ फिग्मा का एमसीपी कनेक्ट किया, हमारा टारगेट क्या है कि फिग्मा का जो भी डिजाइन हो उसका कोड हमारे पास आ जाए। ठीक है, ऐसा काम, ऐसा डेवलपर हम तो यही काम करेंगे ना, सही है। अब एक चीज कि भाई फिग्मा का कोई भी आप टेम्पलेट उठाएं, आप उसके एडमिन नहीं होंगे, आप उसके डेव मोड में नहीं होंगे। मैंने क्या कहा यहाँ पे क्या जरूरत है कि जब आप फिग्मा का कॉपी टेम्पलेट फ्रॉम कॉपी फिग्मा, फिग्मा टेम्पलेट फ्रॉम इंटरनेट, और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यही चीज करेंगे, या कोई भी क्लाइंट का आपके पास प्रोजेक्ट आया, या मैं जो अभी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा डायरेक्टली आपने वो एक्सेस कर ली, तो होगा क्या, वो जो टेम्पलेट्स है ना वो आप लोगों ने नहीं बनाया, उसका डिजाइन ऑफ कोर्स आपने तो नहीं बनाया। अब क्या करें, फिग्मा यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई इस टेम्पलेट का मैं आपको एक्सेस नहीं दे सकता क्योंकि ये आपका टेम्पलेट नहीं है। यहाँ तो हम फंस गए, जब एक्सेस ही नहीं है तो हम क्या करें। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप अपने फिग्मा में आएंगे, ठीक है, कहाँ गया फिग्मा मेरा, ये ठीक है। ये ऑफ कोर्स आपके पास कुछ टेम्पलेट्स इस तरह के लिस्ट हुआ करेंगे, या आपने कोई इंटरनेट से इंपोर्ट किया तो यहाँ पे आ जाएंगे, या क्वार्टर 2 वाले भी आपने लिखे अपने पास यूज किए तो वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये कि ये टेम्पलेट्स आपने इनका डिजाइन खुद थोड़ी बनाया है, तो फिग्मा आपको इसका एक्सेस ही नहीं देगा। अब मैं क्या करें, जब एक्सेस ही नहीं तो फायदा क्या इतनी सारी बातें करने का। एक छोटा सा काम आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे
किसी भी टेम्पलेट में जाना है, जैसे मैं चला गया इस टेम्पलेट में, मेरा ये रहा टेम्पलेट, सही है। मैंने इस टेम्पलेट को ओपन किया, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, open the template, copy all the components from the left side। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है अभी मैं बताऊं। ये कंपोनेंट सॉरी ये डिजाइन मेरे पास ओपन हो गया, मैं इसको जूम करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने इस डिजाइन को देखा हुआ होगा, ये पोर्ट्रेट रूम में आपको मिला हो सकता है, काफी लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, सही है। ये डिजाइन यहाँ पे आ गया। अब ये लेफ्ट साइड बार में इसके कंपोनेंट्स हैं, फिग्मा की जबान में, या ऑफ कोर्स आपको तो नेक्स्ट जेएस भी आती है, आपको पता है किस चीज की बात है। ये लेफ्ट साइड में है ना, इतने सारे आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आपको इनको कॉपी करना। जब आपने कॉपी कर लिया ना, तो फिर ये आपकी ओनरशिप होगी। उस टेम्पलेट की कॉपी बनेगी तो उस ओरिजिनल टेम्पलेट में इंटरनेट के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपने इस तमाम फ्रेम्स के ऊपर है, ये देखिए मेरा कर्सर यहीं पर इस पे मैं आया और यहाँ पे मैंने क्लिक करके लिखा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब सारे सेलेक्ट हुए, इसको मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं क्या किया, मैं दोबारा वहीं पे आ गया जहाँ पे मैं था, मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ में आ गया बैक टू फाइल्स, ठीक है। जहाँ पे मैंने क्लिक किया मैं आया बैक टू फाइल्स में, मैं वहीं पे आ गया अपने पूरी लिस्ट में जहाँ पे सारी फाइल्स थी, सही है। ऊपर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है डिजाइन का, सॉरी ज्यादा जूम किया तो चला गया, ये देखिए बिल्कुल टॉप पे एक बटन है मेरे पास, जिसका क्या नाम है डिजाइन। इस डिजाइन पे क्लिक करो तो ये आपका अपना डिजाइन बोर्ड खुल जाएगा। अब आप इसके ओनर हैं, आप यहाँ पे जो टेम्पलेट और कंट्रोल सी से कॉपी किया था इसको यहाँ कंट्रोल वी कर दें, ये यहाँ पे अब इसकी पूरी की पूरी ओनरशिप आपके पास है। ये थोड़े से स्टेप्स फिग्मा की जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे लिखा क्लिक ऑन बैक टू फाइल्स फ्रॉम अकाउंट या फ्रॉम अकाउंट एवटार। एवटार का मतलब वो प्रोफाइल पिक्चर, या मैं लिख देता हूँ फ्रॉम प्रोफाइल पिक्चर, ठीक हो गया। प्रोफाइल पिक्चर पे है, यहाँ पे आपने लिखा क्लिक ऑन डिजाइन at the top। 6 paste the design you copy। इसका यहाँ पे नाम रख लेना कुछ भी, इसका फिग्मा का यहाँ अनटाइटल्ड आ रहा है अभी टॉप पे देखें, सॉरी ये जूम नहीं हो रहा, फिग्मा कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेम्पलेट या फर्नीचर टेम्पलेट कॉपी, सही है। इसको पेस्ट करना सिंपल इसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन 4-6 स्टेप्स को, छोटे छोटे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया कि भाई फिग्मा का टेम्पलेट कोई भी इंटरनेट से उठाओ या मैं जो अभी होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा वो लिख लेना। टेम्पलेट को ओपन कीजिएगा, लेफ्ट साइड बार में उसके सारे कंपोनेंट्स को आपने किया कॉपी, बैक टू बैक किया और ऊपर डिजाइन पे क्लिक किया और उसको पेस्ट कर दिया। अब उस डिजाइन की पूरी ओनरशिप आपके पास, सही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जल्दी से एमसीपी सर्वर मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। फिग्मा का मैंने टेम्पलेट बनाना भी सीख लिया। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एमसीपी आपने कनेक्ट किया, आज की क्लास का मेन हाईलाइट, अभी कहीं जाने बैठे हैं हाईलाइट बोर्ड में चाहे जाने की बात हो, आपने फिग्मा का एमसीपी उठाया और वो कमांड के थ्रू और फिर उसको कॉपी कर लिया, मतलब उसको कनेक्ट कर लिया। ऑथराइजेशन की जो भी वो सारे स्टेप्स उस रीडिंग में लिखे हैं जो इनिशियली हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब ये जो 6 स्टेप्स लिखे हैं ना, इसको मैं एक और नाम लिखूंगा यहाँ पे, कॉपी फिग्मा डिजाइन .md। तो इस फाइल से आप लोगों को ये 6 भी मिल जाएंगे, अलग अलग फाइल्स में सब रखा हुआ है। वो ये 2 URLs भी रखे हैं, सही है, वो अलग फाइल है। और ये सारे स्टेप जो हमने फिग्मा को एक्सेस टोकन जनरेट किया, वो कमांड उठाई, उसको पेस्ट किया, वो अलग MD है, सब क्लास 07 के फोल्डर में रखा हुआ है, ये अलग है, ताकि एक जगह सब जमा ना हो जाए।
आपको कंफ्यूज ना हो, सब अलग है। वो 2 फाइल ऑलरेडी मैंने कमेंट करके पुश कर दी है, ये तीसरी मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पे इस नाम से क्लास के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डेवलपर का मेन काम जो उसने किया, आप लोग वास्ते क्या करते थे, फ्रेम को सेलेक्ट करते थे और यहाँ से राइट साइड बार से तो उसका कोड देखते थे। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या नेविगेशन बार डिफरेंट है, जी हाँ डिफरेंट है। मैंने इसको किया राइट क्लिक, ये स्टेप भी उस मेन रीडमी में, लंबी चौड़ी रीडमी में लिखा हूँ। मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक, फ्रेम सेलेक्ट करना जरूरी है। ये फ्रेम का क्या मतलब है, जो ब्लू बॉटम लाइन दिख रही है ना आपको, ये फ्रेम है। ये देखिए कोई फ्रेम सेलेक्ट नहीं है। मैं नेविगेशन बार में नेविगेशन बार सेलेक्ट हो गया, डबल क्लिक करना। मैं अपना माउस हीरो सेक्शन पे लाया, डबल क्लिक किया, हीरो सेक्शन सेलेक्ट हो गया। अभी हम सिंपल काम करते हैं, नेविगेशन बार को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेरे पास एक ऑप्शन है copy/paste as। ये पता नहीं अब देखा, शायद सेलेक्ट फ्रेम गलत सेलेक्ट की होगी। सही है, आपने राइट क्लिक किया अपनी फ्रेम पे, राइट क्लिक करने के बाद copy/paste as इस पे आप आए और यहाँ पे आपको एक चौथा ऑप्शन मिलेगा, कॉपी लिंक टू सिलेक्शन। सही है, ये जो सिलेक्शन का लिंक है ना, आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके आपने इसको क्या किया, अपने जेमिनी CLI में इसको पेस्ट कर दिया। क्योंकि अब जेमिनी CLI के पास MCP सर्वर के थ्रू आपके फिग्मा का एक्सेस है ना, तो जैसे ही आप उसको लिंक प्रोवाइड करोगे, उसको वो डिजाइन, वो फ्रेम दिख जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, या तो ये काम मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में कर दूं। अब जब मैं रूट डायरेक्टरी में Next.js का ऐप बनाऊंगा तो वो मेरी रूट डायरेक्टरी में एक नया Next.js का ऐप बनाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रूट डायरेक्टरी में ना बने, तो आप क्या करें, जो भी आपका जैसे डी पार्टीशन में फोल्डर है, सही है, यहाँ पे आपने, मेरे पास एक फोल्डर है संडे Q4 क्लास 7, मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी Next.js का ऐप है, मैं यहाँ पे इसको CMD कर सकता हूँ। ये आपकी अपने ऊपर, मैंने यहाँ लिखा जेमिनी, देखते हैं इसमें यहाँ पे अभी भी MCP को कॉन्फ़िगर किया है तो देना चाहिए। सही है, मैं कैसे वेरीफाई करूँ, /MCP list, तो अभी भी ये यही कह रहा है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, नथिंग रॉकेट साइंस, नेक्स्ट हम यहीं पे काम करते थे, हमें तो बस एक आइडिया है ना कि किस तरह कन्वर्ट करना है, बाद में हम डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा मेक एन index.html and style.css फाइल। सही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लिंक, ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लिंक इनटू कोड, फॉलोइंग डिजाइन लिंक कहना चाहिए था, इनटू कोड। मेक श्योर टू फोकस ऑन स्मॉल but important things like fonts, margin, padding, etc. यहाँ पे मैंने स्कोप पेस्ट कर दिया। अब हमने तो भाई सारे स्कोप वगैरह चेक बॉक्स किए थे ना, यहाँ पे मैं तो डिजाइनिंग दे दिया। अब देखते हैं इसके पास ये चीज आई है कि नहीं, क्योंकि पहले इसने मुझे जो है वो तंग किया है ये सारी चीजों में, फिर दोबारा इसको MCP को इनिशियलाइज करना पड़ा और देखते हैं वो प्रॉब्लम एज ए डेवलपर हमारा नहीं हो, जेमिनी CLI है। अगर वो पहली दफा में नहीं समझ रहा तो ये ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं एज ए डेवलपर हम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं, मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, ये यहाँ पे ये चीज टोकन खत्म हो गया, बहुत अच्छी, यही रह गया था आज। खैर, अब यहाँ पे ये क्या करेगा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सही है, ये यहाँ पे करेगा कि ये इंडेक्स, ये मैंने index.html और style.css लिखा। आप चाहे तो अपने Next.js की कोई ऐप बना लें, या आप करें क्या करें, यहाँ पे
रिएक्ट कोई ऐप ना टेलमेंट सीएसएस में इसको काम है, कंपोनेंट्स के फोल्डर सारे बना के आप सारा काम करवा सकते हैं। एक चीज ऑफ कोर्स अब डेमोन्स्ट्रेशन का होना चाहिए था, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने जितनी कोशिश की अब वो आखिरी में मॉडल ही आके उसने अपना कोटा एक्सपायर कर दिया, तो मैं क्या करूं? सही है, मॉडल चेंज करने में भी यही करता है, मसला सारा ये। चलो मैं फ्लैश मॉडल करके लिस्ट, मैं इसको फ्लैश राइट करता हूं और मैं दोबारा ये काम करता हूं। खैर सारा मकसद आपको एमसीपी इंटीग्रेट करवाना, उसकी कमांड समझाना, देखे चलिए। सही है, वेरी नाइस, थैंक यू जिसने मुझे मशवरा दिया। मैंने कहा यस अलाउ, मतलब देखिए ये मुझे क्या पूछ रहा है कि भाई अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ एमसीपी टूल डिजाइन गेट डिजाइन कॉन्टेक्स्ट। आप में से कोई बता सकता है कि जब मैंने क्वेरी की तो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा? एक चीज आप पढ़ चुके हैं सारे फंडामेंटल्स प्रिमिटिव्स। एग्जैक्टली, मैंने क्वेरी की, मेरी क्वेरी सबसे पहले किसके पास जाती है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। किसके पास? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मेरी क्वेरी गई ना, तो उसने ये एनालाइज किया कि भाई अपने फिग्मा डिजाइन का लिंक दे रहा है जो मेरे बस में नहीं है। हमने ये मॉडल 3 में पढ़ा है ना, ऐसा होता है कि क्वेरी सबसे पहले किसके पास जाती है? एलएलएम क्वेरी को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो उस नतीजे पे पहुंचता है कि भाई ये किस टाइप का डाटा है। उसने क्या किया होगा? फिर मेरा एक टूल कॉल किया होगा। क्या टूल कॉल किया होगा? गेट डिजाइन कॉन्टेक्स्ट। क्या ये मैंने अपने हाथों से कोई एपीआई लिखी? नहीं। तो फिर कहां से आई है? कहां से आई है? एमसीपी सर्वर के थ्रू, जो हमने जेमिनी एमसीपी ऐड लिखा था ना, उसके थ्रू। चले मैं इसको अलाउ मत कर दूं ताकि बातचीत को भी काम भी होगा। सही है, वही मैसेज आ रहा है। ये कह रहे बाद में डिलीट कर दूंगा। खैर मेरी क्वेरी गई उसके पास, एलएलएम के पास। एलएलएम ने एनालाइज किया क्या कि इस सवाल का जवाब देना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मेरे पास किसी फिग्मा का एक्सेस नहीं होता। सबके फिग्मा अपने पर्सनल होते हैं ना, एक्सटर्नल नेट है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? टूल कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टूल कॉल। टूल कॉल करने के बाद उसने वो सेक्शन चेक किया होगा अपने पास, जो उसको पता है ना कि भाई मना करने से पहले उसको भी चेक कर लो, डबल चेक कर लो। तो उसको यहाँ पे वो फिग्मा दिख गया। फिग्मा कैसे दिखा? हमने तो कोई एपीआई अभी तक लिखी नहीं। कैसे हुआ ये? एमसीपी सर्वर के थ्रू। कैसे हुआ? एमसीपी सर्वर के थ्रू। काम सारा वही हो रहा है। क्वार्टर 3 में जो आपने पढ़ा था, एजेंट ने रिक्वेस्ट किया एलएलएम को, क्वेरी गई एलएलएम के पास, एलएलएम ने एनालाइज किया। वहां जो काम आप @function_tool करके करते थे, यहां वो काम कैसे हो रहा है? एमसीपी के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? एमसीपी के थ्रू। सही है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम तो खैर नहीं लगना चाहिए। बस एमसीपी और फंक्शन टूल में क्या डिफरेंस है ये होगा। इसके बाद वो क्या करेगा? आपसे परमिशन मांगेंगे, जैसे उसने अभी कहा यस, जैसे मैंने अभी कहा यस, उसने परमिशन मांगी। आप उसको परमिशन देंगे, वो कोडिंग शुरू कर देगा। और जैसे ही वो कोडिंग करेगा ना, ये जो आपका नेविगेशन बार है, सही है, ये नेविगेशन बार है, इसका कोड आपको मिल जाए। वो बिल जो काम आप क्वार्टर 2 में 1 साल पहले अपने हाथों से मैनुअली करते थे ना, आप खुद सोचे कि इसी नवंबर में पिछले साल हम क्वार्टर 2 में अपने हाथों से HTML फीचर्स लिख रहे थे। 1 साल में इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है कि सिर्फ एक जेमिनी एमसीपी ऐड फिग्मा की कमांड लिखी और उसको यहां पे मैंने एक प्रॉम्प्ट में अपने फ्रेम का लिंक दिया। सही है, 1 साल में इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई। जो काम मैन्युअली करके 2 महीने लगे थे, अब 2 कमांड में हो रहे हैं। तो अब भी अगर आपको ये गिला है या सवाल है कि एआई क्या करेगा और ये जो आप होमवर्क नहीं करते, तो फिर वही वाली कहानी हो जाएगी। जंगल में शेर आ गया, अब आप क्या करेंगे? फिर आप थोड़ी कुछ करेंगे, शेर करेगा। तो आप जो करेगा वो कौन करेगा? शेर करेगा। यहाँ शेर कौन है? क्लाउड कोड या जेमिनी सीएलआई। सही है, तो फिर ये नहीं कहना कि एआई जॉब खा गया। लिंक मांगी एआई थी, आपकी जॉब आएगा, आपके पास कौन सी? वही थी। सही है, हाँ
लिंक क्योंकि मांगे, फिर होमवर्क लिंक होने मांगने के के जॉब बाद कहाँ से मिलेगी? परमिशन मांगे, परमिशन सही है, तो हमें तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए। फिर परमिशन के बाद ये तो भाई सीरियस हो जाओ पहले थोड़ा अपने सा। पास स्क्रीनशॉट कैप किया था, सही है, अगर उसके थोड़ी हिसाब से रिलैक्सेशन बनाया। यहाँ से मिल रही है ना, जो काम करने वाला भी एंगल आपको मिल रहा है वो उसको भी RTP सीरियस है हो। पूरी तरह। सही है, तो आज के दिन में काफी बाकी आगे कुछ नहीं हो रहा था, इंडेक्स और एचटीएमएल स्टाइल और सीएसएस निकलोगी भी, उसके बारे में लेकिन नेक्स्ट बार में थैंक यू सो मच। थैंक यू, कभी कभी बारे में जानेगा। आसिफ भाई वहाँ छोड़ देंगे सभी डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर है, बहुत अच्छा। सैटरडे के दिन तो बहुत पड़ रही है।